सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सपे भारी में खुश आमदीद। मैं हूं महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ऐलान के मुताबिक गुज़िश्ता जुम्मे को पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं, कश्मीर आवर मनाया गया और 12 बजते ही ट्रैफिक सिग्नल्स को भी रेड कर दिया गया था। और वज़ीर आज़म ने कौम को ये कहा था कि अब हर जुम्मे के जुम्मे बाहर निकलें, कश्मीरियों से यकजहती के लिए एहतजाज करें। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि अपोजिशन खुश दिखाई नहीं दे रही। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कोई रोड मैप नहीं दिया गया। इस पर मुल्क के एक नामवर एंकर क्या कह रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। अपोजिशन क्या चाहती है और अपोजिशन के क्या एतराज़ात हैं, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन लगारी साहब, पाकिस्तान में जुम्मे के जुम्मे आधे घंटे का ये जो एहतजाज है, इससे कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा? इसी से मसला है कश्मीर हल होगा। कैसे? यही तरीक़ा कार है आपको कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने का। ये नुस्खा कीमिया है, इसको तारीख़ में लिखा जाएगा। और हफ्ते में एक रोज़ आधे घंटे के लिए आपने एहतजाज करना है, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, कश्मीरी आज़ाद हो जाएंगे, कश्मीरियों को खाना पानी मिलने लगेगा, कश्मीरियों को जो है वो ताज़ा पानी और ताज़ा हवा मिलने लगेगी। इतना कम है भाई। अगर ऐसा ही होना है तो फिर कौम तो बाकी मसाइल भी इसी तरह से हल हो रहे हैं पाकिस्तान के। आप आधे घंटे के लिए एक ख़ास काम कर लें, एहतजाज कर लें, सारे मसाइल ही हल हैं और इसके लिए कौम बड़ा जोश व खरोश दिखाए, अपना मसले हल हो जाएंगे। लेकिन लगारी साहब, जदीद दौर में जबकि हुकूमत दुनिया से मवासलाती राब्तों में है, तो फिर इस बात पर इसरार क्यों किया जाता है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा दूसरे मुल्कों में जाएँ और फिर मसला कश्मीर पर बात करें? तो मोदी क्यों मास्को पहुँचे हुए हैं? मोदी क्यों सऊदी अरब गए? मोदी क्यों गए यूएई में? इस कार्रवाई के बाद मोदी क्यों पेरिस में गए और वहाँ उन्होंने दुनिया के G7 की मीटिंग में भी शिरकत की और डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मीटिंग हुई। और उनकी मीटिंग जिस अंदाज से हुई है वो सारे के सारी सूरत हाल का जो है वो पोल खोल देती है, जिस पर हम बहुत इतराए फिरते हैं कि जी और डोनाल्ड ट्रंप हमारे मसाइल हल करने के लिए सालसी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये है सारी सूरत हाल। ये अब भी मज़े से बैठे हुए हैं, ये अब भी घर में बैठे हुए हैं, अब भी इनको इस बात की परवाह नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आज 28 रोज़ हो गए हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों के घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। इस 28 रोज़ में जो खून की होली खेली जा रही है, जो तबाही और बर्बादी फैलाई जा रही है, जो कश्मीर में खून बह रहा है, जो कश्मीर में असमतें ताराज हो रही हैं, वहाँ पर लोगों के साथ जिस तरह का तर्ज अमल अख्तियार किया जा रहा है, हमारे पास बस यही रह गया है कि हम आधे घंटे के लिए हफ्ते में एक रोज़ निकलें और एहतजाज करें और फिर खामोशी से वापस घरों को चले जाएं। तमाम दलित दर दूर हो जाएंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम चीज़ें इस तरह से ठीक। लेकिन लगारी साहब, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर कंट्रोल लाइन पर जाकर मकबूजा कश्मीर के जो महसूर अवाम है उनसे इजहार यकजहती करना चाहिए? तो इसमें हर्ज क्या है? मैं ये समझता हूँ इसमें हर्ज क्या है? इसमें कौन सा ऐसा मसला है जो आपके लिए रुकावट बन रहा है? अगर ये जिस तरह से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और फवाद चौधरी साहब और बैठे हुए थे जनाब अपना खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर ये तीनों चले जाते हैं और अगर इनके लीडर चले जाते हैं और जाकर यकजहती का इजहार करते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कश्मीरियों से दुख आपके ख़त्म होंगे, हम आपके साथ हैं, आप तो रस्मी तौर पर भी कुछ करने को तैयार नहीं है। यानी जर्नलिस्ट चले जाते हैं, आम लोग चले जाते हैं, हुकूमत यहाँ बैठी हुई है, अपोजिशन क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ कि नहीं जाती है ना हुकूमत। आप भी तो हुकूमत इन लाइन है, गवर्नमेंट इन लाइन है, आपने भी गवर्नमेंट में आना है किसी ना किसी दिन। तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन उठें, वो पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों को जो अपोजिशन में उनके साथ बिलावल साहब से रब्ता करें, वो रब्ता करें सिराजुल हक साहब से, वो रब्ता करें जनाब मौलाना फजलुर रहमान से, वो बात करें जनाब अचक रईस साहब से, वो बात करें दीगर सियासी लीडरों से। आए भाई, इस मसले के लिए हम चलते हैं, हम जाकर आर्मी फोरम पर जाते हैं, हम जाते हैं बीजिंग में, हम जाते हैं मास्को में, हम जाते हैं दुनिया के दीगर ममालिक में, हम जाकर बात करते हैं कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए। इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है, वहाँ पर 1 करोड़ से ज़ायद इंसान जो हैं वो महसूर कर दिए गए हैं, उनका खाना पानी बंद कर दिया गया है, उनके लिए ज़िंदगी की हर
جو رتی برابر بھی سہولت ہو سکتی ہے وہ نہیں رہی ہے. تمام پورے کی پوری وادی کو اور تمام علاقوں کو جیل خانہ بنا دیا گیا ہے, وہ حکومت خانہ بنا ہوا ہے. لیڈرشپ کا پتہ نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا ہے کس حال میں ہے سید علی گیلانی, کوئی نہیں جانتا ہے کس حال میں ہے یاسین ملک, کوئی نہیں جانتا ہے کس حال میں ہے میر وائز عمر فاروق, کوئی نہیں جانتا ہے کس حال میں ہے شبیر شاہ, کوئی نہیں جانتے ہیں کس حال میں سجاد لون, کوئی نہیں جانتا ہے کس حال میں ہے باقی لیڈرشپ جو ہے کشمیر کی کس حال میں ہے, کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہاں پر نوجوان کس حال میں ہیں, جو تھانوں میں اور زندانوں میں پڑے ہوئے ان کا کیا حال ہے, جو ٹارچر سیلز میں ہوتے ہیں, جو حکومت خانے میں ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزر رہی ہے, وہ کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں ساری صورتحال کا, کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. دنیا کے پاس آپ کو جانا پڑے گا, آپ نہیں جاتے ہیں تو دنیا بھی آپ کے معاملات سے بے خبر رہے گی. عالمی ضمیر کو ہم جھنجھوڑتے رہیں, اپنے آپ کو نہ جھنجھوڑیں, ہم خود کو نہ جھنجھوڑیں. اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت پر اعتراض کرنے کے بجائے اپوزیشن بھی تو اس معاملے پر متحد ہو سکتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے, حکومت پر بھی آپ اعتراض کریں, لیکن کشمیر ایک آپ میں عرض کرتا ہوں, میں شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ بلائیں نا آل پارٹیز کانفرنس کشمیر کے مسئلے پر, اور پھر یہ جائیں اور جائیں دنیا کے پاس جائیں, چل کر جائیں اور کہیں کہ جناب یہ ہم فریاد لے کر آئیں کشمیریوں کی طرف سے. کشمیری ایک پورے بہت بڑے زندان خانے میں, اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہیں, گھروں کے اندر قید کر دیے گئے, ان کی قید کو 28 روز گزر چکے ہیں, انہیں کوئی چیز کی رسائی نہیں ہے. آپ ان کی جان چھڑوائیں, دنیا کے پاس جائیں, بڑے بڑے جو کیپٹلز ہیں دنیا میں ان کے پاس جائیں, آپ دنیا آپ کی بات سنے گی, جائیں تو صحیح نا. بالکل جائیں تو صحیح نا. اگلے کلپ کے جانب بڑھیں گے. نیب کی ریمانڈ 90 دن سے 45 دن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. نیب آخر ریمانڈ کی استدعا کرتا کیوں ہے اور اس دوران کس طرح سے تفتیش کی جاتی ہے, اس پر ملک کے ایک نامور اینکر کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ کو کلپ دکھا دیں. ملزمان کا یہ شکوہ ہے کہ نیب پکڑنے کے بعد سوال نہیں پوچھتا. لغاری صاحب, یہ ریمانڈ کی مدت 90 دن سے اگر 45 دن کر دی جاتی ہے تو اس سے نیب کی جو تفتیش ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں, وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ تحریری طور پر آپ لکھ کر دیں پھر ہم بات کریں گے. درخواست لکھ کر دیں. کیا آئین کو انہوں نے نہیں پڑھا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے اور ڈیو پروسیس آف لا کے تحت کارروائی کی جائے. تو یہ کیا, یہ جو اتنا خصوصی قانون ہے, اس کا اتنا ڈیو پروسیس آف لا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کر بند کر دیتا ہے, جتنی مدت کے لیے چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں, اور ایک وارنٹ نکل جاتا ہے, پھر جس کو چاہے گرفتار کر لیا جائے. یہ انتہائی ایک خصوصی اور جس کو کہنا چاہیے کالا قانون ہے, اور اس قانون کے تحت اب تک جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ غیر منصفانہ ہوئی ہے, نامناسب ہوئی ہے, اور نتیجہ خیز نہیں ہوئی ہے, پاکستان کے حق میں نہیں ہوئی ہے, پاکستان کے خلاف گئی ہے. ایک بات. دوسری بات, پاکستان کا دنیا بھر کا یونیورسل قانون ہے, nobody should be condemned until proven guilty. جب تک کہ کوئی شخص مجرم ثابت نہیں ہوتا ہے آپ اس شخص کو کنڈیم نہیں کر سکتے. Everyone is innocent until proven guilty. Nobody should be condemned unheard. آپ لوگوں کو سنے بغیر ڈال دیتے ہیں جیلوں کے اندر. یہ کیسے ان کے خلاف فیصلے کر دیتے ہیں, آپ فتوے جاری کر دیتے ہیں, آپ اعلان کر دیتے ہیں فلاں مجرم ہے, اس نے اتنے لوٹ لیا, اتنا کر لیا, ابھی تک کورٹ میں معاملہ جاتا نہیں ہے. آپ اس سے پہلے ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں, آپ کے جناب چینلوں پر اینکر جو ہیں وہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں, اور لوگ آتے ہیں اور وزیر آ کر اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. کورٹ پروسیجرز ہوتے نہیں ہیں, کورٹ میں جا کر ایک پورے کا پورا بلیک لوگوں کے چہروں کو سیاہ کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں, اور اس طرح لگائے جاتے ہیں جیسے یہ پروون الزامات ہیں. میرے خیال میں یہ بالکل نامناسب ہے. اچھا, لیکن لغاری صاحب, نیب کے جو قوانین ہیں ان میں کس طرح کی تبدیلیاں ضروری ہیں؟ میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اپنے جو تعزیرات پاکستان ہیں, کیا ان میں کوئی کمی ہے؟ پاکستان کے جو دیگر قوانین ہیں وہ چیزوں کا تسلی بخش اس کا حل نہیں ہے ان کے پاس. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ قانون پر عمل نہیں ہوتا ہے کسی سطح پر بھی. صحیح. نہ تو انویسٹیگیشن کی سطح پر, نہ FIR کی سطح پر, نہ اس کے بعد پراپر انکوائری کی سطح پر, نہ پھر اس کے بعد پراسیکیوشن کی سطح پر, نہ ٹرائل کی سطح پر, نہ ججمنٹ کی سطح پر. رولز کو, پاکستان کے قانون کو, پاکستان کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب عدالتوں سے تو انصاف ہی نہیں ملا. عدالتوں میں آپ کوئی چیز عدالتوں میں لے کر ہی نہیں جاتے نا, آپ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر کار
आखिरकार बल्दिया फैक्ट्री के मुलजमान बरी कर दिए गए ना। बिल्कुल। तो फिर आप इतने बड़े इल्ज़ामात लगा JIT फलां JIT फलां JIT फलां कार्रवाई उसकी कार्रवाई हमने पकड़ लिया हमने देख लिया सबूत जमा कर लिया। क्या होते हैं फिर आपके सबूत? इंसाफ। यही होता है इंसाफ तमाशा देखता है अपना, इंसाफ का कत्ल होता है और आप लोगों को फंसा कर बैठ जाते हैं। कोई आपके पास सबूत नहीं होता है, आप सबूत मिटाने वाली मशीन के तौर पर काम करते हैं, सबूत बनाने और सबूत को तैयार करने वाली मशीन के तौर पर नहीं बैठते हैं। मेरे ख्याल में खेल हो रहा है, एहतसाब नहीं मजाक हो रहा है, इंतकाम हो रहा है। इंतकाम हो रहा है, ठीक है। अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे। डॉलर की कदर रुपए की कदर घटने से मुल्क भर की ज़राअत या मुख्तलिफ जो इजनास हैं उनकी कीमतों पर क्या असर पड़ा है, इस हवाले से भी आपको एक क्लिप दिखाते हैं। जनाब गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, सरगोदा के किन्नू के बागात हों या मुख्तलिफ इजनास या ज़राअत के कारोबार हों, लोगों को अब उससे कोई नफ़ा नहीं मिल रहा, यानी ज़राअत अब नफ़ा बख्श पेशा नहीं रहा। ऐसी सूरत हाल में मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आप एक ज़राई मुल्क हैं, दुनिया का आबपाशी का सबसे बड़ा निज़ाम पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में है। पहले जब ईस्ट पाकिस्तान आपके साथ था, आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट होती थी पटसन की होती थी, पटसन चला गया। सही। फिर उसके बाद आपकी कॉटन और राइस की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती थी। आपने कॉटन को अमदन जानबूझकर अमलन ख़त्म करने की साजिश की और उसके नतीजे में आप ले आए चीनी माफिया को, और आपने वहाँ पर जो है सारे का सारा उस ज़मीन पर जहाँ आप कपास उगाते थे अब वहाँ पर गन्ना काश्त हो रहा है। कौन पैदा हुआ? पंजाब में जो है वो शरीफ ख़ानदान पैदा हुआ, जहांगीर तरीन ख़ानदान पैदा हुआ। उसके बाद कौन पैदा हुआ? जनाब अली खुसरो बख्तियार पैदा हुआ। ये किंग ऑफ द शुगर बन गए। यहाँ पर अनवर मजीद के थे शुगर, उसको आपने ठप कर दिया, ताला लगा दिया और उनको कहा कि घर में बैठो। अब आपके पास ये सूरत हाल है कि अब उन चीज़ों का वो एक्सपोर्ट्स ही नहीं हो रही थी। आपने चीनी को पैदा किया, चीनी के एक्सपोर्ट को आपने बैन किया हुआ था, वो कर ही नहीं रहे थे, वो ख़त्म। उसके बाद आपका राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन थी, ख़त्म कर दिया, आपने ताले लगा दिया। कॉटन की एक्सपोर्ट आपकी वो नहीं रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट रही नहीं है। टेक्सटाइल वाले आपसे मराहत ले लेते हैं लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आपके पास यही रह गया था कि आम किन्नू इस तरह से आप एक्सपोर्ट करें और अपने कुछ पैसे बचाएं। इसमें आपने उसकी पैदावारी लागत इतनी बढ़ा दी है, आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, आपने जो डीजल की कीमतें बढ़ा दी, आपने पानी के लिए जो आप वो चलाते हैं पीटर उसकी कीमतें बढ़ा दी, आपने फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ा दी और आपने उसकी कास्ट कम कर दी है, उसकी कीमत जो है वो कम कर दी है। क्या चीज़ एक्सपोर्ट होगी? अब आपके पास एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बहुत कम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इंपोर्ट्स आपके पास मजबूरियां हैं कि आपको एक इंपोर्ट करनी है कि आप खुद प्रोड्यूस नहीं करते। आप दुनिया का 4 बड़े वो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनमें शामिल हैं यार दुनिया के। आप मिल्क की बाई प्रोडक्ट्स बनाएं, आप गंदम की बाई प्रोडक्ट्स बनाएं, आप तो कर ही नहीं रहे हैं ना कुछ, और आप लोगों के ऊपर महंगाई मुसलत कर रहे हैं। और नाज़रीन, जो भी हुकूमत आती है वापस ना करने वालों के जो अरबों रुपए है वो माफ़ कर देती है। खान साहब कहा करते थे कि मैं किसी का पैसा माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मुल्क के एक नामवर एंकर को खान साहब से कुछ गिले शिकवे हैं, वो क्या हैं आपको दिखाते हैं। लगाई साहब, हर हुकूमत कर्जे वापस ना करने वालों के अरबों रुपए माफ कर देती है, मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है, तो इस तरह से मुल्क कैसे चलेगा? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कई बार और वहाँ पर जो है ये हमने मामलात देखे हैं कि किस तरह से जी लिस्टें मंगवाएं, फलां तारीख से फलां तारीख की लिस्टें मंगाएं, किस ने कर्जे माफ़ कराए, कर्जे माफ़ करने वाले कौन थे, कर्जे माफ़ कराने वाले कौन थे, सबकी लिस्टें बनाई गई। फिर उसके बाद सब कुछ हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ें ठप हो गई। और अब फिर नए सिरे से वो लोग जो कह रहे थे कि जनाब चोरों को कर्जे माफ़ किए जाते हैं, वो खुद कर्जे माफ़ कर रहे हैं और ख़ुद कर्जे माफ़ क्या सब्सिडीज़ दे रहे हैं। यतीम खाना खोल रखा है और यतीम खाने के अंदर जो है जो पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास हुकूमत चलाने के पैसे हैं नहीं, आपके पास रोज़मर्रा का जो बिज़नेस है उसको चलाने का पैसा है नहीं, आपका दफ्तरों की स्टेशनरी ख़रीदने के पैसे हैं नहीं, आपके पास सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के पैसे हैं नहीं, और आप बैठ रहे हैं माफ़ियाँ देने पर कि जिसने इतने अरब ले लिए थे उसको भी माफ़ कर दो, जिसने इतने अरब ले लिए थे उसको भी माफ़ कर दो, जिसने इतने अरब ले लिए थे उसको भी माफ़ कर दो, तो माफ़ करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है यतीम खाने वालों को माफ़ कर रहे हैं, आप बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़े बड़े ऐसी कॉरपोरेशंस को, ऐसी
ऐसे बिजनेस के इदारों को कर रहे हैं जो हमेशा मुनाफे में चलते रहे, उनके भी आप कर्जे माफ़ कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, आप मुल्क चला रहे हैं और अपनी ईमानदारी का ढंढोरा भी पीछे हैं, साथ में ढोल वाला भी रखें और साथ में हारमोनियम वाला भी रखें, साथ में तबले वाला भी रखें और साथ में जो है वो ड्रम बजाने वाला भी रखें और साथ में तराना भी गाएं और कहते रहें कि जनाब हमने तो बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है। बिल्कुल ठीक है लगाई साहब, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। जब वापस आएंगे तो कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और सियासी मंजरनामे पर एक नजर डालेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका कन्वेंशन से खिताब करे तो उन्होंने कहा कि कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, लेकिन भारत फरवरी जैसा एडवेंचर दोबारा कर सकता है। लगारी साहब, भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, आपको लगता है अब कोई दोबारा से एडवेंचर होगा भारत की जानिब? देखिए, एडवेंचर किया था उसने पुलवामा का ड्रामा करने के बाद, और पुलवामा का पहले उसने ड्रामा किया, फिर फरवरी में जो उसने कहा कि मैंने अटैक किया बालाकोट में, मैंने एक मदरसा और वहाँ जिहादी और पत्नी 350 आदमी, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, एक कौवा मारा गया था जी। अब क्या सूरत हाल है? अब उसने कश्मीर को एक जेल खाना बना दिया है, हर घर को कैद खाना बना दिया है, हर घर के अंदर लोग महसूर हैं। अब उसके पास एडवेंचर का क्या मौका है? आप अपनी तरफ से क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि इंडिया को वावेला करने का मौका मिले? मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले आपकी अपनी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, आपकी तैयारियाँ कितनी हैं? आप दुनिया को ये कैसे बता पा रहे हैं कि इस वक्त कश्मीरी जो हैं एक जहन्नुम से गुजर रहे हैं? 21वीं सदी का सबसे बड़ा जहन्नुम इस वक्त जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को बना दिया गया है, जो सरजमीन, जो इस ज़मीन के ऊपर दुनिया की जन्नत कहलाती है, उसी जन्नत को इंडिया ने एक जहन्नुम में बदल दिया है और वहाँ पर रहने वाली आबादी को इतने बड़े ख़तरे से दो चार कर दिया है कि 28 रोज़ तक उन लोगों के पास किसी किस्म की कोई रसाई नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ग़िज़ा नहीं है, कोई उनके पास इलाज नहीं है, उनको घरों में महसूर करके कैदी बना दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में लोग किस तरह ज़िंदा रहेंगे और कैसे ज़िंदा रहेंगे? क्या हमने आलमी बिरादरी की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराई? दुनिया के बड़े झमेले हैं, दुनिया बड़े मसाइल पर बात कर रही है। इंसानी झमेले को आप जब तक नहीं ले जाएंगे, जब तक आप शोर नहीं करेंगे, जब तक आप बीजिंग में, मॉस्को में, आप पेरिस में, ब्रसल्स में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में अपने मिशन नहीं भेजेंगे, अपने लोगों को नहीं भेजेंगे, आप जुल्म की ये दास्तानें वहाँ नहीं सुनाएंगे, आप बच्चों के आंसू नहीं दिखाएंगे, आप औरतों की चीखें नहीं सुनाएंगे, तो वहाँ कौन सुनेगा आपकी बातें जब आप सुनाने के लिए खुद तैयार ना हो? ठीक है, आप यहाँ पर बैठकर एक इस्लामी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी होगी, आप उससे खिताब भी कर रहे होंगे, आप उसका कोई इज्तिमा भी कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आपके घर में आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो आप करते रहें, लेकिन आप दुनिया के पास जाकर पाकिस्तान का मसला, कश्मीर का मसला किस तरह पेश कर रहे हैं? अच्छा लगारी साहब, अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। लगारी साहब, इतना प्रेशर अगर बिल्डअप हो रहा है, उसके बावजूद कश्मीर की सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो रही? मैं कह रहा हूँ बर्नी सैंडर्स को मैं अपने ज़ाती तौर पर मैं इस सदी में इंसान का ज़मीर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा शख्स है, अगर वो अमेरिका के मुकद्दर में हुआ और अमेरिका का वो सदर बन सका तो शायद दुनिया के साथ होने वाली बड़ी नाइंसाफ़ियों को रोक सके। और पिछली मर्तबा वो रह गया था इसलिए कि हिलेरी क्लिंटन जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में थी और वो उनसे जीत कर गई थी। मैं ये कहता हूँ कि क्या सारी दुनिया का ज़मीर ऐसा ही है जैसे इनका है बर्नी सैंडर्स का? और हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एक इंतहाई इंसान दोस्त शख्सियत हैं, वो इंसाफ पसंद शख्सियत हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने जो है वो अपने मुल्क में भी बड़ा काम किया है, पुर्तगाल में भी, और दुनिया आलमी बिरादरी के लिए भी बड़ा काम किया। लेकिन क्या हम प्रॉपर अपना केस उनके सामने पेश कर रहे हैं? क्या हमने अपना पूरा दुखड़ा उन्हें सुना दिया है? क्या हमने अपने पूरे दर्द की शिद्दत को उनके सामने, दुनिया के सामने हमने रख दिया है? बर्नी सैंडर्स जो चाहें करें, बरतानिया में जेरेमी जो चाहें कहें,
لیکن नाइंसाफियां तो बेपनाह फैली हो हुई रही हैं हैं ना, ना, बिल्कुल। और फिर दुनिया के बड़े ऐवानों में हमारी चीखें बहुत कम पहुंचती हैं। ये हुक्मरान चीखेंगे तो वहाँ चीखें पहुंचेंगी, मेरी और आपकी आवाज़ वहाँ कहाँ पहुंचेगी? ये लोग जाएंगे तो बात करेंगे ना। बिल्कुल। अगर ये घर में बैठे हुए आवाज़ें देते रहे तो कुछ नहीं। मैं होगा। पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता रहा हूँ, कश्मीर की सूरत हाल बहुत ख़राब बहुत है, ख़राब है। और वहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस बात की कि घर कुछ नहीं तो खौफ की एक चीख ही सही, आवाज़ दोस्तों, कोई आवाज़ दोस्त। आवाज़ तो अच्छा लगाई साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहते हैं कि हम कश्मीर का जो मुकदमा है वो बेहतर अंदाज में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक जो कोशिशें की हैं, आपके ख्याल में काफ़ी हैं ये? लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है कि उन्होंने एहराम खोला, हज पढ़े बगैर वापस आए। अब इतनी अगर आपकी उजलत थी, उसमें नहीं है, हमने भी ये आवाज़ उठाई थी, हमने भी ये कहा था कि इमाम हुसैन ने 8 मुहर्रम को एहराम खोल कर वो आ गए थे और मक्का मुअज़्ज़मा से निकल कर वो चल पड़े थे कि यहाँ अमन की सरजमीन है, मक्का, यहाँ पर खून नहीं बहना चाहिए। तो आपने भी यहाँ पर आने के लिए अपना एहराम उतारा और पाकिस्तान पहुँच गए। फिर उसके बाद आपने क्या, महज आप गए, बीजिंग से एक दौरा करके आए हैं, और बीजिंग से आउटपुट ये निकला कि एक रात के लिए वहाँ इजलास हुआ, और वहाँ बंद इजलास में जो बातें हुई उसका नतीजा क्या निकला? क्या इससे कश्मीरियों के दर्द दूर हुए? क्या आर्टिकल 370 जो रिवोक किया गया उस फैसले को वापस लिया गया? क्या 35A को जो निकाला गया है इंडियन आइन से उसको वापस कर दिया गया है? क्या वहाँ के लोगों पर से कर्फ्यू उठा दिया गया? क्या वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल हुआ है? क्या वहाँ पर लोगों को हस्पतालों तक रसाई है? क्या बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं? अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के किसी एक एफर्ट के नतीजे में कोई एक बेहतर नतीजा निकला हो तो अस्सलाम वालेकुम, आपने कमाल किया। लगाई साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि सारी अपोजिशन कश्मीर के मामले पर हमारे साथ आए। वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अपोजिशन को भी मुत्तहिद होना होगा, और इस मामले पर एटलीस्ट हुकूमत के साथ आप समझते हैं कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत आगे बढ़े, हुकूमत आगे बढ़े, उसका कद बढ़ा होगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी, उसकी तौकीर बढ़ेगी, उसकी शान बढ़ेगी। वो आगे बढ़े और अपोजिशन का हाथ थामे और कहे कि जनाब इस मसले के हल के लिए हम एक साथ बैठते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस बात को फरामोश नहीं करेंगे, वो हमेशा याद रखेंगे कि हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़कर अपोजिशन का हाथ थामा था और कहा था कि आओ चलो कश्मीर के मसले पर बात करते हैं। क्योंकि लीड तो हुकूमत को ही करना है। बहरहाल हुकूमत को करना। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं दुनिया को तासुर दें कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये तासुर किस तरह से दिया जा सकता है? दुनिया को आप धमकी देंगे क्या? दुनिया चूड़ियाँ पहनकर बैठी होगी? अगर आप अपना केस पेश नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ कि इस वक्त कश्मीर का मसला एक बेहतरीन वकील के तौर पर पेश किया जा सकता है। आपके पास दुनिया भर में पाकिस्तान में इतने वो नहीं है कि इस मसले को कानूनी, आइनी, इंसानी बुनियादों पर दुनिया के सामने पेश करें। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास आइटम बम मौजूद है, तो आपके पास आइटम बम इस्तेमाल करने की सलाहियत भी मौजूद है। अगर आपके पास है और दुनिया के पास इसके सदमात सहने के लिए दुनिया के पास इस्तात है, तो फिर दुनिया को भी आप धमकियाँ दें। क्या ये मुमकिन है कि आप एटम बम फेंकें? क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो अपना, भारत जो है वो भी एटम बम फेंके? 2 शहरों में एटम बम गिरे थे और बहुत पुराने ज़माने में फरसूदा, आज तक उसके ताबकारी असरात चल रहे हैं। आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अपनी तवानाई का, अपनी ताकत का, अपनी जुर्रत का, अपनी बहादुरी का, अपनी दिलेरी का इजहार कैसे करना चाहते हैं? लोग पूछेंगे 4 ने जेब में है आपके, आप कहेंगे नहीं 4 ने जेब में नहीं। हमारी तो मईशत का ही बुरा हाल है। अच्छा लगाई साहब, भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दे दिया है और करतारपुर राहदारी पर पाक भारत आला सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो अब बुध को होंगे। चलें हम इस पर, मैं और आप चलकर बाहर स्टूडियो से जब बाहर चलेंगे मिठाई बांटेंगे और जनाब इस पर जश्न मनाएंगे और कहेंगे कि जनाब एटलीस्ट वो मुज़ाकरात हाँ, मुज़ाकरात पर आए हैं तो तैयार तो हुए हैं। कश्मीर को हड़प करने के बाद, आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद, कश्मीरियों को जेल में डालने के बाद, कश्मीरियों को अजियत में पहुंचाने के बाद, कश्मीर में पूरी की पूरी वादी में कर्फ्यू लगाने के बाद, 28 रोज़ के कर्फ्यू में लोगों को हर तरह की सहूलत से महरूम रखने के बाद, वो आपसे करतारपुर राहदारी के लिए खोलना आपने है, सारी कार्रवाई भी आपने करनी। उन्होंने आकर रस्मी तौर पर आपसे बैठकर बातचीत करनी और दस्तखत करने हैं। जो आपने काम करना है उसके लिए इंडिया क्या करेगा?
क्या इंडिया भी आगे बढ़कर कुछ कहेगा? इंडिया कहेगा कि हम कश्मीर में इतना जुल्म कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे? या क्या वो कहेगा कि हम कर्फ्यू उठा रहे हैं? क्या वो कहेगा कि हम ये 370 को और 35A को दोबारा अपने आइन का हिस्सा बना रहे हैं? इंडिया से आप भी तो कोई बताएं ना कि आप क्या हासिल करेंगे, कोई चीज़ है आपके इल्म में? अच्छा लगारी साहब, जमात इस्लामी ने भी अपना जो रोल है वो प्ले किया है। कराची में शारा फैसल पर आज कश्मीर मार्च किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, इसको किस तरह देखते हैं आप? जमात इस्लामी हमेशा कश्मीर के मामले में आवाज़ उठाती रही है और एक बड़ी पार्टी के तौर पर कश्मीर के दोनों हिस्सों में सैयद अली गिलानी का ताल्लुक भी जमात इस्लामी से रहा है। और पिछले दिनों यहाँ आज़ाद कश्मीर जमात इस्लामी के अमीर जनाब अब्दुल-रशीद तुराबी साहब भी आए हुए थे और उन्होंने यहाँ मीट दी प्रेस से भी खिताब किया और इसके अलावा उन्होंने जो है वहाँ यहाँ पर तकरीबात से खिताब किया है। मैं ये कहता हूँ कि सिंगल हैंडली एफ़र्ट्स नहीं हो सकती हैं, जमात इस्लामी को भी बढ़ना चाहिए। जाए जमात इस्लामी जाकर बात करे JUP से, JUI से, बात करे मुस्लिम लीग नून से, बात करे PTI से, पीपल्स पार्टी से, और कहे कि जनाब आए मिलकर बैठते हैं और चलकर मिलकर सारी की सारी सूरत हाल का सामना करते हैं। इस बात में कौन सा मसला है? जमात इस्लामी अच्छा कर रही है, इसको और अच्छा भी कर सकते हैं। अच्छा लगारी साहब, अब ज़रा कराची की बारिश की बात कर लेते हैं। अभी पहले जो बारिशें हुई थी उनके असरात से आवाम निकल नहीं पाए। रोशनियों का जो शहर है वो मक्खियों का शहर इस वक्त बना हुआ है। रोड्स बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। अभी दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, अब क्या हाल होगा? मुझे अब तो ये खदशा है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे भी और लोग कैसे पहुंचेंगे अपने घरों को। कराची में इस वक्त जो है वो बहुत शदीद बारिश हो रही है और जहाँ जहाँ लोग अभी घरों में मौजूद हैं उनके लिए मशवरा है कि वो अपने घरों तक ही रहें और बाहर ना निकलें, क्योंकि बारिश बहुत शदीद है। शारा फैसल पर बहुत बारिश हो रही है। हमें पूरे तौर पर ख्याल रखना है इस सूरत हाल का। और इसके अलावा हुकूमत को, अगर हुकूमत ज़िम्मेदारी को महसूस करे और अगर उसके अंदर कोई हया की रत्ती बराबर भी रमक बाकी रही है और हमारे जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें भी कोई रही है इंसानियत की रमक, तो वो बाहर निकलें। और लोगों के लिए एक वक्त होता था जनाब, हमने देखा है जब इतने मसाइल भी नहीं हुआ करते थे, जब कम्युनिकेशन भी ठीक हुआ करता था, उस वक्त लोग कहाँ कहाँ इमदादी कैंप करते थे और कहाँ कहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाता था। स्कूलों के अंदर, मुख्तलिफ दरसगाहों में, मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाता था कि लोगों को जहाँ जहाँ पनाह नहीं है उनको पनाह की तरफ। अब तो इस बात को सोचता भी कोई नहीं है। लोग के साल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मक्खियों में गुजार रहे हैं, मच्छरों में गलाज़त में गुजार रहे हैं, गंदे पानी में गुजार रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं है। हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है इस इंतज़ार में कि कोई शिकार आएगा और शिकार को हम शिकार करके खाएंगे और भून कर खाएंगे। इस इंतज़ार में हुकूमतें बैठी हुई हैं, हम क्या करें? लेकिन लगारी साहब, दीगर सूबों में भी बारिशें होती हैं, इतना बुरा हाल नहीं होता। कराची में इतना बुरा हाल क्यों? कराची की ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कराची की विरासत, कराची को वर्षा समझने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई आबाई मिल्कियत समझने को। यानी कि ये नहीं है कि बाप का माल समझकर हड़प करना चाहिए, तो सब कर रहे हैं। जिसको भी मौका मिलता है वो इसको शीरे मादर की तरह खा जाता है, हड़प करता है। इसको सर्व करना है, इसको वापस करना है। ये पूरे मुल्क को देता है, इस शहर को देना है, इस शहर की सड़कों को देना है, इस शहर के सीवरेज के लाइनों को देना है, इस शहर के जो है वो मुख्तलिफ आबादियों को देना है, मुख्तलिफ लोगों को देना है, सफाई करनी है, इस लोगों को कम्युनिकेशन देना है, ट्रांसपोर्ट देनी है। क्या ये है जिस शहर में ट्रामें चलती थीं, जिस शहर में जो है बसें चलती थीं, जिस शहर में मिनी बसें चलती थीं, जिस शहर में कोचें चलती थीं, अब लोग जो हैं सिर्फ एक सूरत है कि उनके पास 10 आदमियों की फैमिली एक मोटरसाइकिल पर बैठने की कोशिश कर रही होती है, कम से कम 7-8 आदमी एक बाइक पर बैठकर सफर करते हैं। शर्म आती है हुकूमतों को, सोचते हैं हुक्मरान कि हमने क्या कर रखा। ठीक है, और हम तो अपने नाज़रीन को यही कहेंगे कि अगर आप अपने घरों में हैं, घरों में ही रहें, क्योंकि इस बारिश से हमने पहले भी देखा बहुत सारी अमवात हुई थी। स्पेशली बिजली के जो पोल्स हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि करंट लगने का बहुत ख़तरा है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।